थोड़ा साइड देखो, थोड़ा साइड। चलिए मेहरबानी करके आप खामोश हो जाइए, हमें बात करने दीजिए। गर्मी है, वर्कर्स को भी गर्मी लग रही है, आप खामोश हो जाइए। और बीच में कोई वर्कर नारे वारे के लिए नहीं उठेगा, कोई नारेबाजी नहीं होगी। हमारी पार्टी के नीचे बैठा, बैठो नीचे। सिंह साहब तो थोड़ा इधर कर लो, इधर हो जाओ। हर जगह पीछे भी खड़े हो जाते हैं। इस तरह नहीं चलेगा, आप लोग शोर करेंगे तो आप तशरीफ ले जाइए। हमने वर्कर्स के साथ बात करने के लिए मीटिंग बुलाई है, आप बात ही नहीं करने दे रहे हो। हमारी पार्टी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट चौधरी हमीद साहब, हमारी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी रीन साहब, हमारी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी, एडिशनल जनरल सेक्रेटरी जितने भी हैं, सुखविंदर सिंह जी, हमारे यहाँ सलातिया साहब, मनहास साहब, राजेंद्र मनहास जी, हमारे यूथ के यहाँ के प्रेसिडेंट परवेज साहब, हमारी पार्टी के पीएससी के मेंबर कुरैशी साहब, चाड़क साहब, ताजीम साहब, बहुत सारे हैं, अब इतना नाम लेना आसान नहीं होगा मेरे लिए। सोनू जी और आदित्य, हमारे यहाँ जो हमारे डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट भी हैं, सोहित शर्मा जी, और जितने भी हमारे वर्कर आए हैं, सबको मेरी तरफ, आप ही बैठिए, आप सबको मेरी तरफ से आदाब। सबसे पहले मैं आज कांग्रेस की जमात को और राहुल गांधी जी को मुबारकबाद देना चाहती हूं कि उनको दोबारा पार्लियामेंट में रीइंस्टेट किया गया। हालांकि उनका जो फैसला था, जो गुजरात की अदालतों ने फैसला दिया था, उस पे सुप्रीम कोर्ट ने कई सवाल उठाए, मगर अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर किसी गरीब के साथ कोई नाइंसाफी हो, वो कहां जाए? सब लोग तो सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, और सुप्रीम कोर्ट बार बार कहता है जो नीचे कोर्ट्स हैं वो कहीं ना कहीं कुछ ठीक नहीं हो रहा है। वहां पर जिनको बेल मिलनी चाहिए उनको बेल नहीं मिलती, जिनको नहीं मिलनी चाहिए उनको मिलती है। बलात्कारी हो, भ्रष्टावादी हो, बाकी हो, उनको बेल रेडी होती है पुलिस की तरफ से, नो ऑब्जेक्शन। मगर जो असली लोग होते हैं, जो मासूम लोग होते हैं, उनको कई साल तक जेल में सड़ना पड़ता है। इसकी हम मजम्मत करते हैं और राहुल गांधी जी को मुबारकबाद देते हैं। और हम लोग we are looking forward to seeing him roaring in the parliament. हमारी यही उम्मीद है, जिस तरह उन्होंने पहले भी पार्लियामेंट में बड़े बड़े इश्यूज उठाए, गरीबों के इश्यूज उठाए, करप्शन के इश्यूज उठाए, बेरोजगारी के इशू उठाए, महंगाई के इशू उठाए, और एक शेर की तरह दहाड़े, हमें उम्मीद है वो फिर दहाड़ेंगे। ये तो हुई बात। अब मैं आना चाहती हूँ, आज 7 अगस्त है, आपको मालूम है 2 दिन पहले 5 अगस्त का दिन था, जो हमारे लिए क्या, मेजॉरिटी ऑफ जो जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए काला दिन है। जम्मू के लोगों को गलत फहमियां थी, उनको भी दूर हो गई वो, और जहां जम्मू कश्मीर के लिए ये काला दिन, वहां हमारे मुल्क के संविधान के लिए भी ये काला दिन, क्योंकि 5 अगस्त को संविधान को तोड़ा गया। जम्मू कश्मीर की जो खुसूसी पोजीशन है उसको खत्म किया गया, जिसका वादा हमारे संविधान ने हमसे किया था। हमारे मुल्क की लीडरशिप, जवाहरलाल नेहरू से लेके सरदार पटेल क्या, बाकी लीडरशिप क्या, सब ने वादा किया था कि जम्मू कश्मीर की जो विशेष यहाँ के लोगों का कल्चर है, अलग अलग मजहब के लोग रहते हैं, आपकी इस विशेषता को हम खत्म नहीं होने देंगे, एक वादा किया था, इसको खत्म किया गया। मगर जब हम पीडीपी वाले बात करते हैं तो हमें बंद कर देते हैं। हमारे सैकड़ों वर्कर 5 तारीख को कश्मीर में बंद किए गए, जम्मू में भी बंद किए गए, हमें अंडर हाउस अरेस्ट रखा गया। हम क्या कहते हैं, अरे अगर आप में हिम्मत है तो जो आप हमारे साथ करते हो, कपिल सिब्बल जी भी तो सुप्रीम कोर्ट में वही कह रहे हैं, वो भी तो वही दलील दे रहे हैं, वो भी तो यही कह रहे हैं कि पार्लियामेंट के पास
वो इख्तियारात नहीं है जिससे वो जम्मू कश्मीर की खुसूसी पोजीशन को खत्म कर सकते थे। आप सोचिए, इतना बड़ा पार्लियामेंट और जम्मू कश्मीर की पोजीशन जिस कॉन्स्टिट्यूशन ने दी है उसको पार्लियामेंट भी खत्म नहीं कर सकता था। ये कपिल सिब्बल जी सुप्रीम कोर्ट के जजेस के सामने बात कर रहे हैं, हमारे सामने नहीं। अगर यहां करते तो शायद उनको भी जेल में डाल देते, पर वहां सुप्रीम कोर्ट में। अब हम सब लोग तो सुप्रीम कोर्ट में जाके बात नहीं कर सकते, हमने तो यही करनी है। तो कहने का मकसद ये है कि वो कहते हैं जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जम्मू कश्मीर की थी, जो 1950s में बनी थी, उसको इख्तियार था जो आज नहीं है। इन्होंने 5 अगस्त 2019 को खाली कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म नहीं किया, इन्होंने पार्लियामेंट का नाजायज इस्तेमाल ही नहीं किया, बल्कि सुप्रीम कोर्ट की जो फैसले हैं, पुराने फैसले 370 को लेके, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ किया है कि अगर 370 को खत्म करना है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बहाल करना पड़ेगा, और जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली प्रेसिडेंट को बोलेगी तभी 370 खत्म हो सकता है। और दूसरी मजे की बात, जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया हम 370 को सुनेंगे, इन्होंने एक एफिडेविट दिया। एफिडेविट में कहा जम्मू कश्मीर में सब कुछ ठीक ठाक हो गया है, जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजी नहीं हो रही है। ये तो आमतौर से कहते हैं, जम्मू की बात नहीं करते हैं, कश्मीर की बात करते हैं। कहते हैं कश्मीर के पत्थरबाजों से हमने पत्थर छीन के लैपटॉप और कंप्यूटर दिए, उसमें जम्मू का नाम नहीं होता है। वो दिए न दिए उसके लिए हमें हरियाणा, यूपी, तिहाड़, ये जो है कोट बिलवाल, कश्मीर के जेलों में जाके देखना पड़ेगा। वो जो स्टोन पेल्टर नहीं भी हैं, क्या उनके हाथ में कंप्यूटर और लैपटॉप दिए हैं, ये देखना पड़ेगा। मगर इनसे मैं ये सवाल पूछना चाहती हूं, बीजेपी वालों, आप दावा करते हो कश्मीर में हमने स्टोन पेल्टिंग बंद कर दी, पर आपने तो पूरे मुल्क में स्टोन पेल्टिंग शुरू कर दी। ये सही है कि गलत है? ये सही है गलत है? आज जहां दंगे वहां स्टोन पेल्टिंग, ये क्या हो रहा है मुल्क के अंदर, क्या हो रहा है? मणिपुर से लेके हरियाणा तक क्या हो रहा है आज? इन्होंने मुल्क को किस आग में झोंका है? उसमें कहते हैं एफिडेविट में, हमने 370 इसलिए खत्म किया, हमने एम्स बनाया। अरे बाबा, एम्स तो मेरे वक्त में शुरुआत हुई थी, एक कश्मीर में, एक जम्मू में। हमने मेडिकल कॉलेज बनाए। अरे बाबा, मेडिकल कॉलेज तो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने दिए थे, आपने क्या दिया? टनल बनाए, वो तो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने शुरू किए थे, आपने क्या किया? फलानी सड़क बनाई, अरे वो भी तभी शुरू हुई थी, या मेरे वक्त में शुरू हुई थी, या उससे पहले शुरू हुई थी, आपने क्या किया? और 370 और एम्स का क्या, इसका क्या कनेक्शन है? आप तो कहते हैं सब चंगा है। अगर चंगा है तो कल अगर हमारे वर्कर यहां पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना चाहते थे तो आपने उनको बंद क्यों किया? कश्मीर में क्यों बंद किया? ये कैसा नॉर्मलसी है, ये कैसा अमन है कि पीडीपी का वर्कर अगर बाहर निकलता है तो उससे वो अमन खराब हो जाता है? ये सोचिए कि इन्होंने जम्मू कश्मीर के हालात कहां के पर लेके आए। जम्मू वालों, आप सोचो, कहते हैं हमने आपको बोला 370 खत्म करेंगे क्योंकि कश्मीर के लीडर आप पे जुल्म करते हैं। हाँ, बड़ा जुल्म किया महबूबा मुफ्ती ने अपने वक्त में, चीफ सेक्रेटरी जम्मू का, डीजी जम्मू का, अफसर जम्मू के। ये मैंने गलती की थी, जिसको इन्होंने सुधारा। बाहर से गवर्नर, बाहर से एडवाइजर, बाहर से चीफ सेक्रेटरी, बाहर से डीजी। ये सही है गलत है? बताओ मुझे। ये तो कहते हैं जम्मू वालों को असी तनु जी हिंदू चीफ मिनिस्टर देवांगे। अरे पहले उसको गवर्नर तो बना देते ना, यहाँ का जो आपके हाथ में था, जो आपके हाथ में, एक एडवाइजर ही बनाते ना, इन्हीं को बनाते जिन्होंने नाजायज जमीनों पे कब्जा किया हुआ है। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहती, वो अपने लोग हैं आपके, उन्हीं को एडवाइजर बना लेते। कम से कम जम्मू का डोगरा किसी को तो पहचानता। आज आप सेक्रेटरीट में जाइए, बताइए कितने अफसरों को पहचानते हैं आप लोग? कौन आपकी जबान समझता है?
यही नॉर्मलसी है क्या? यही नॉर्मलसी है जम्मू कश्मीर की? उन्होंने एफिडेविट में ये भी तो कहना चाहिए था आपने कि हमने ये नॉर्मलसी का ड्रामा करने के लिए कितने हजार नौजवानों को जिन्होंने पत्थर की शक्ल नहीं भी देखी है उनको जेलों में बंद करके रखा है, वो भी बताना चाहिए था। नॉर्मलसी के तौर पे ये भी बताना चाहिए था कि जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, ये क्यों नहीं बताया? ये सही है गलत है? ये क्यों नहीं बताया एफिडेविट में कि जितनी भी भर्तियां हुई हैं जम्मू कश्मीर में 2019 से लेके उसमें सब घपले और घोटाले हैं? ये भी बताना चाहिए था। जिसकी वजह से हमारे नौजवानों को क्या दिया? कश्मीर के नौजवानों को, पत्थर वालों को कहते हैं लैपटॉप दिए, कंप्यूटर दिए। जम्मू के नौजवानों को क्या दी? बेरोजगारी, शराब की दुकानें, ड्रग्स जो अडानी के पोर्ट से आते हैं गुजरात से, वो कहां जाते हैं? बताइए क्या दिया जम्मू के लोगों? आप मुझे बताओ कि आपको क्या दिया? कश्मीर में तो कहते हैं हमने G20 कराया, हमने जी बहुत वहां टूरिस्ट भेजा, 2 करोड़ टूरिस्ट भेजा जम्मू कश्मीर में 2 करोड़ टूरिस्ट भेजा होगा। ये कहते हैं भेजा। अब मुझे नहीं पता कैसे भेजते हैं ये उनको। वो जो वहां जो टूर ऑपरेटर्स हैं उनको कोई सब्सिडी देके अपने वोटर्स को कश्मीर भेजते हैं दिखाने के लिए, देखो सब ठीक है तो हमने कश्मीर फतह किया, वोट डालो। मुझे नहीं मालूम, मगर चलो जो भी है, आ रहे हैं टूरिस्ट, कश्मीर के लोगों की रोजी रोटी चल रही है। जम्मू को क्या मिला? G20 कश्मीर में करा है, कम से कम हमारी सड़कों का रंग रोगन हो गया, और ऐसा रंग रोगन हो गया कि बारिश गिरी सारा पानी बंद हो गया। श्रीनगर ही खुदा न खासा डूबने लगा था, मगर जम्मू में तो वो रंग रोगन भी नहीं हुआ। अगर G20 कराना इतना अच्छा था टूरिज्म के लिए, एक मीटिंग जम्मू में भी करवाते। और क्यों करवाएंगे? इनको लगते हैं जम्मू के लोग हमारी जेब में हैं। क्यों है जेब में? कि यहां एक ही नुस्खा है। मुझे याद है ये जो जम्मू के लोग हैं, इन्होंने 80 की दहाई में मुफ्ती साहब को यहां से जिताया था। मगर मुझे समझ नहीं आती ये बीजेपी के हिंदू मुस्लिम झगड़े में कैसे आते हैं? कैसे आते हो आप लोग? कैसे आपके टमाटर के भाव के बदले, नौकरियों की बात के बजाय, महंगाई के बजाय जब इनके लीडर आते हैं, भाइयों बहनों, औरंगजेब और बाबर उनको याद आते हैं। अरे जो औरंगजेब और बाबर की नस्ल है वो उनको याद करे तो समझते हैं ये क्यों याद कर रहे हैं? अपने बाप को याद करें ये लोग, उनको क्यों याद करते हैं? हमारा क्या लेना देना उनके साथ? तो मैं आज जम्मू के लोगों के साथ खासकर बात करना चाहती हूं कि आप मुझे बताओ, आज कोर्ट में एपटेक का केस चल रहा है। वही एपटेक जिसने यहाँ के हजारों नौजवानों के कैरियर बर्बाद कर दी, किए कि नहीं किए? नौजवान पढ़ते लिखते हैं, चाहे वो फायर इमरजेंसी सर्विस हो, चाहे वो सब इंस्पेक्टर हो, चाहे वो जल शक्ति डिपार्टमेंट हो, चाहे वो फाइनेंस डिपार्टमेंट हो, हर जगह इन्होंने दांधलियां की। आज एपटेक का कोर्ट है और आप जानते हैं उसकी वकालत कौन कर रहे हैं? एलजी एडमिनिस्ट्रेशन उनकी वकालत कर रहे हैं। किसके खिलाफ? यहां के नौजवानों के खिलाफ। तो कैसे चलेगा? जम्मू के लोगों मुझे बताओ कैसे चलेगा? मैं यहां किसी जमात की सिफारिश करने नहीं आई हूं। कांग्रेस में 1000 बुराइयां थी, मगर वो देश को उन्होंने जोड़ के रखा, देश को तोड़ने नहीं दिया। उनमें बड़ी बुराइयां थी, बहुत बुराइयां हो सकती हैं, मगर देश को एक बंटवारा हो गया 1947 में। एक तरफ से मुसलमान कट्टरपंथी, दूसरी तरफ से यही हिंदू कट्टरपंथी। तब तो देश के 2 हिस्से कर दिए, वो तो मुसलमान चले गए वहां, मगर आज जो हिंदू कट्टरपंथी ये रह गई हैं जमातें, ये इंसानों का बंटवारा करना चाहती हैं। उसमें जम्मू के लोगों को समझना होगा। क्या कहते हैं? आते हैं, जब आपके पास आते हैं, मुझे बताओ क्या कभी उन्होंने आपकी बेरोजगारी की बात की? क्या कभी महंगाई की बात की? क्या कभी जम्मू के टूरिज्म की बात की?
क्या आपकी मुश्किलों की बात की? एक ही बात, परिवारवाद, 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 गांधी नेहरू फैमिली, मुफ्ती फैमिली, अब्दुल्ला फैमिली। मैं समझती हूं कि गांधी नेहरू फैमिली से इनको इतनी चिढ़ क्यों है? क्यों? क्योंकि मोतीलाल नेहरू ने अपने बेटे जवाहरलाल नेहरू को विलायत से बुलाया, पढ़ लिख के बोला अंग्रेजों के तलवे नहीं चाटने हैं इनकी तरह, बल्कि अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना है, जेल जाना है 10 साल। वो शख्स जेल में रहा, पढ़ लिखे, उसको क्या था? वो भी करता है इनकी तरह चाटोकारी, जो इनके लोगों ने की, माफिया मांगी, चाटोकारियां की, वो भी करता। उसके बाद उसी जवाहरलाल नेहरू ने गांधी के साथ मिलके, आजाद के साथ मिलके, अंबेडकर के साथ मिलके, सरदार पटेल के साथ मिलके 1947 में जब वो वजीर आजम बने, ऐसा ही माहौल था जो मणिपुर में है, वो सारा माहौल पूरे हिंदुस्तान में था। उस हिंदुस्तान को संभाला, उसको संजोया और हमें एक ऐसा मुल्क दिया जो जमहूरियत पे, जो भाईचारे पे, जो गंगा जमुना तहजीब पे। उसके बाद उनकी बेटी जो गांधी जी की सोटी बनी रही उस वक्त, उनके साथ बहुत छोटी थी इंदिरा जी, जिसने अपनी जिंदगी दे दी, इस मुल्क को बलिदान किया उसने। उसके बाद उसका बेटा राजीव गांधी, उसने भी जान निछावर कर दी। अब राहुल गांधी जो कहते हैं मुझे मेंबर पार्लियामेंट से भी निकालो, जेल में भी डालो, मगर मैं हिंदुस्तान की जो रूह है उसको जिंदा रखूंगा। अब साहब और बड़े साहब को गुस्सा आता है परिवारवाद पे, तो मैं क्या करूं? और हमारा परिवार बहुत जबरदस्त, मुफ्ती साहब 3 साल 10 महीने वजीर आला रहे, मैं 2 साल, परिवारवाद है ना। और इसी परिवारवाद के सामने पहले 3 महीने मुफ्ती साहब के सामने, फिर 3-4 महीने मेरे सामने हमारे साथ सरकार बनाओ, ये याद है आपको? याद है ना? और फिर भी जब हमने सरकार नहीं बनाई तो शर्तें रख के हमने इनसे अंगूठा करवा के सरकार बनाई, इनके हाथ बांध के हमने सरकार बनाई। और 3 साल तक, 10 महीने और 2 साल तक हमने 370 को हाथ लगाने नहीं दिया। हमारे वक्त में भर्तियां हुई, पुलिस में कहीं कोई शिकायत नहीं, जिसको जो हक था नौकरी मिली, मगर कोई शिकायत नहीं हुई। तो यही परिवारवाद है। मुझे समझ नहीं आता है जम्मू के लोगों, आप इनसे ये क्यों नहीं पूछते हो कि अगर आपको परिवारवाद से नफरत है वो हम समझते हैं, मगर बलात्कारवाद से प्यार क्यों है? हा? जो हमारी बच्चियों का मणिपुर से लेके हथरस हो, पहलवान बच्चियां हो हमारी, जो उनके बलात्कारी है वो उनके बगल में क्यों होते हैं? अगर राहुल गांधी को 2 साल की जेल सजा दिलाई इन्होंने, उनको क्यों बाहर रखा है? वो क्यों इनके कंधे पे होते हैं? देखिए, आप देखिए ना, परिवारवाद। मैं कहती हूं गांधी नेहरू फैमिली का परिवारवाद एक तरफ से, इनका बलात्कारवाद होना वो दूसरी तरफ से। मुझे बताओ क्या चुनोगे आप? भ्रष्टाचारवाद, जो भ्रष्टाचारी कहते हैं ये भ्रष्टाचारी है, ईडी के जरिए, उसके बाद जो वो बीजेपी के साथ चला जाता है, सब मुक्त हो जाता है, सब ठीक हो जाता है। महंगाईवाद, बेरोजगारीवाद, 2 करोड़ नौकरियां देंगे, कहां है? 15 लाख हम गरीबों के अकाउंट में डालेंगे, गरीबों के अकाउंट में तो नहीं आए, मगर बीजेपी दुनिया की सबसे ज्यादा अमीर पार्टी बन गई। कहां से आया ये पैसा? मुझे बताओ, अगर ये भ्रष्टाचार नहीं है तो क्या है? आप तो पढ़े लिखे लोग हो, इतना पैसा कैसे आ गया बीजेपी के पास? रातों रात कहां से आ गया? इतना टैक्स आज तक किसी सरकार ने किसी मुल्क में नहीं है जितना जो हिंदुस्तान के अंदर है। अरे जम्मू कश्मीर, आप पूरे मुल्क में फ्री बिजली बांटते फिरते हो। अगर उन्होंने 200 यूनिट दिए, हम 300 देंगे, अगर उन्होंने 300 दी, हम 400 देंगे। जम्मू कश्मीर जो बिजली पैदा करता है, अरे मुफ्त की बिजली तो हमें पता है आप नहीं दोगे, क्योंकि आपको पता है यहाँ लोगों को रोजगार नहीं चाहिए, यहाँ लोगों को बिजली नहीं चाहिए, पानी नहीं चाहिए,
क्योंकि आप वक्त पे आके बोलोगे हिंदू मुस्लिम है ना, यही बोलोगे ना। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि हमारी बिजली, हमारा पानी, आज स्मार्ट मीटर कहाँ लग रहे हैं बताओ, कहाँ लग रहे हैं, किनके घरों में लग रहे हैं, कितना किराया आ रहा है, कितनी फीस आ रही है। मैं समझती हूँ अगर अमीर हो 2 लाख 4 लाख 10 लाख उसकी आमदनी हो, अगर आप उसको स्मार्ट मीटर लगाओगे मैं समझती हूँ चलो ठीक है, मगर गरीब क्या करेगा, वो क्या खाएगा, वो क्या देगा। आपने कितने अमीरों की, आप बताओ मुझे, आपके जो बड़े बड़े दोस्त हैं उन्होंने अरबों खरबों रुपए लिया है बैंकों से, लिया है ना, उनकी बिजली तो नहीं काटते हो आप। अगर गरीब बोलता है मैं मीटर लगाने नहीं दूंगा तो उसकी बिजली काट देते हो। जहां 400 रुपया उसका आता था बिजली फीस, आज 1200 आता है, आज 1000 आता है। ये कैसे चलेगा? तो इसमें मैं समझती हूं बीजेपी की गलती कम है, हम लोगों की, जो मुल्क के लोग हैं, जम्मू के लोग हैं, उनकी गलती ज्यादा है। क्योंकि इनका एक फार्मूला है, लोगों को इतना गरीब करो, इतना गरीब करो। इनकी देखिए 5 अगस्त हो गया, आपने देखा होगा जब कोई किसी दुश्मन मुल्क के साथ जंग करता है, फिर जब वो जंग जीतता है, फिर वो देखता है नीचे क्या पड़ा है, लूट का माल क्या पड़ा है, इसको लूटेंगे। तो बिल्कुल वही 2019 5 अगस्त के बाद हुआ। हमारी जमीनें कहां जा रही है मुझे बताने की जरूरत नहीं, हमारी रेत और बजरी कहां जा रही है मुझे बताने की जरूरत नहीं, हमारे टिप्पर कैसे खड़े हैं जिन्होंने लोन लिया हुआ है, बताओ क्या करेंगे, वो जहर खाएंगे। अगर चोरी से निकलते हैं तो पुलिस वाले को, अगर पुलिस वाले ने छोड़ा तो अदालत में उसको जुर्माना देना पड़ता है। शराब का ठेका, शराब कश्मीर, यहाँ जम्मू के लोगों आप पियो, ठेका किनको दिया है, फ्लैट बनाए। मुझे बताइए क्या जम्मू कश्मीर के लोग बाहर नहीं जाते हैं काम करने के लिए, मजदूरी के लिए? आपने आज तक सुना है किसी स्टेट में उनके लिए फ्लैट्स बने हैं? मुझे बताओ, सुना है कभी क्या? ये क्या खुसूसियत है जम्मू कश्मीर में कि सब कुछ यही होना चाहिए, सारी लूट खसूट। हमारी नौकरियां आप जाके देखिए, और ये जो इलाके हैं आप देखेंगे हमें कोई है नहीं, सब इंसान है, मगर हमारी नौकरियों में से क्यों बाहर वालों को हिस्सा दिया है, जबकि बाहर की स्टेट्स अपनी नौकरी अपने लोगों के लिए रिजर्व करते हैं। महाराजा हरि सिंह की छुट्टी देंगे, अरे महाराजा हरि सिंह की विरासत को तो आपने बर्बाद कर दिया। उसने जम्मू कश्मीर लद्दाख को बनाया था, उसने इसको जोड़ के रखा था। यहाँ की डोगरा तहजीब हो, कश्मीरी हो, पंडित हो, लद्दाखी हो, उसको संजो के रखा था। हम कश्मीरी भी, जम्मू के लोग भी, हमने कभी लद्दाख में जमीन नहीं खरीदी। हमने कहा छोटी सी आबादी है, अगर हम खरीदेंगे तो इन बेचारों को एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी हो जाएगा। ये बोलेंगे ये देखे जी आ गया जम्मू का डोगरा, कश्मीरी, हमारी जमीन, हमारा कल्चर खत्म करने के लिए हमने नहीं किया। मगर आज वो लद्दाख के लोग सर पे जो है झंडा लेके हाथ खड़े हैं कि हम बाहर के किसी को यहाँ होटल बनाने नहीं देंगे, बाहर के किसी को आने नहीं देंगे। ये हालत है जम्मू कश्मीर के, जिसको ये कहते हैं यहाँ सब कुछ ठीक ठाक है। अभी इन्होंने रिजर्वेशन की, अरे अगर आप में नियत साफ होती रिजर्वेशन के बदले सीटें रिजर्व करते। अगर आरसपोरा के लोगों ने मुफ्ती साहब के लिए वोट डाला, कश्मीर में कश्मीरियों ने फोतेदार साहब के लिए वोट डाला, आपने मनलाल कोल के लिए वोट डाला, कश्मीरी मुसलमान ने, आपने डीपी दर के लिए वोट डाला, आपने प्यारेलाल हुंडू के लिए वोट डाला, कश्मीरी मुसलमानों ने उनको एमएलए बनाया। आज कश्मीर में हमारे पंडित भाइयों के लिए 2 सीटें रिजर्व करते, जम्मू में रिफ्यूजीज के लिए 1 करते, कश्मीर में हमारे सरदार जो वहां रहे, जिन्होंने कश्मीर नहीं छोड़ा, उनके लिए 1 करते, हम वोट डालते उनके लिए। मगर नहीं, क्या किया, इसको भी अपनी जेब में रखा, ताकि जो इनकी अपनी थिंकिंग के जैसा होगा अपनी जेब से निकाल के उसी को लाएंगे, जो इनकी तरह जहर बटोरेगा, जो मुसलमान को हिंदू से लड़ाएगा, ब्राह्मण को शेड्यूल कास्ट से लड़ाएगा, पहाड़ी को गुज्जर से लड़ाएगा,
यहाँ तक कि अब जो जम्मू में रिक्शा वालों को भी आपस में लड़ा रहे हैं। ये सही है? बिल्कुल भाई, सही है ना? बिल्कुल। अभी हमारा रास्ता जो नेशनल हाईवे बंद है कि नहीं, खराब हो रहा है। टोल टैक्स कौन दे रहा है? दे रहे हो आप कि नहीं दे रहे हो? तो मेरा कहने का मकसद है, मुझे मालूम है जम्मू वालों आपको हमारे बारे में रिजर्वेशन है, आप समझते हैं हम पता नहीं क्या है, कहां से आए हैं, मगर अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचो। इन्होंने पूरे मुल्क को बर्बाद कर दिया। जो जवाहरलाल नेहरू ने बनाए थे इंस्टीट्यूशंस, इन्होंने एयरपोर्ट भेजा, LIC भेजा, रेलवे भेजा, सब कुछ भेज दिया इन्होंने, कुछ नया नहीं बनाया। मगर आप सोचो कि ये जम्मू कश्मीर को पूरे मुल्क में बेचते हैं, तब जाके वोट लेते हैं। अरे मुझे बताओ, ये समझ नहीं आती आप लोगों को कि इन्होंने पुलवामा के जो शहीद, उनको भी बेच के वोट मांगे कि नहीं मांगे? याद है आपको? हाँ? उसके बाद मुझे बताइए, वो तो उसके बारे में पुलवामा में क्या हुआ वो मैं नहीं बोलूंगी, और सतपाल मलिक बहुत अच्छी तरह बोलते हैं। उसके बाद बालाकोट हुआ, उसमें भी वोट ले लिए। अरे इंदिरा जी ने तो बांग्लादेश बनाया, पर कभी उसने उन अपने शहीदों पे वोट नहीं मांगे, बांग्लादेश पे वोट नहीं मांगे। कभी उसने नहीं रखा कि आपको एक वोट डालना है उस जवान के लिए जिसने शहादत दी पुलवामा में। उसने तो नहीं कहा ऐसा। She did not say that. अरे चीन हमारी 1000 स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा जमीन पे कब्जा किया हुआ है। अरे अब कुछ नहीं तो आज फिर एक बार लाल आंख ही दिखा देते, अब तो लाल आंख भी नहीं दिखाते हो। हा? क्या है ये? एक वक्त था जब हमारे मुल्क को पूरी दुनिया में बहुत इज्जत की नजर से देखा जाता था। क्यों? क्योंकि ये एक जमहूरी मुल्क, जहां गंगा जमुना तहजीब, जहां लोग इकट्ठे रहते थे, जहां एक वोट से इंदिरा जी इलेक्शन, एक वोटर ने वोट डाला, गरीब ने, अमीर ने इंदिरा जी को नाकाम बना दिया। ये वो जमहूरियत थी। और जब इंदिरा जी नाकाम होगी, उसके बाद मुरारजी देसाई आ गए, इंदिरा जी ने, उसके बाद उन्होंने इंदिरा जी को जेल में नहीं डाला। डॉक्टर मनमोहन सिंह आए, जवाहरलाल नेहरू आए, वाजपेयी जी आए, मगर किसी ने दूसरे अपोनेंट को जेल में नहीं डाला। ये तो हमारी रिवायत नहीं थी, ये तो पाकिस्तान में होता था, हमसाया मुल्क में होता था। ये तो वहां हुआ जब जियाउल हक आया, उसने मजहब के जिन, नफरत के जिन को बोतल से निकाला। जिन मदरसों में तालीम होती थी, कुरान शरीफ पढ़ाया जाता था, उसमें मजहब और नफरत पढ़ाई गई, आज तक वो भुगत रहे हैं। वही काम आज बीजेपी कर रही है। कर रही है नहीं कर रही है? शाखाओं में क्या करते हैं इस वक्त? तलवार। अब तो तलवार भी छोड़ दिया। अब तो आपने देखा रेलवे में कैसे उसने गोली मार के 4 लोगों को मार दिया। कैसे रास्ते पे आके कहीं जलसा होता है तो गोली मार देते हैं। कैसे इनके मिनिस्टर नारा मारते हैं, देश के डैश डैश डैश। और मैं कहती हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन से गद्दारी कौन कर रहा है इस वक्त? संविधान से गद्दारी कौन कर रहा है? उनको जेल में डालो, सारे लोगों को जेल में डाल दो जो कॉन्स्टिट्यूशन से गद्दारी कर रहे हैं। आपने देखा आज जब पाकिस्तान में इमरान खान को जेल में डाला, वहां कोई ताज्जुब नहीं हुआ लोगों को, क्योंकि अगर आप देखेंगे जब भी वहां कोई सरकार आती है, अपोनेंट को कुछ ना कुछ वो करती है। मगर यहां इस मुल्क के अंदर ये आज तक कभी नहीं हुआ था। क्या आप अपोजिशन को जेल में डाल देते हो, उनका मुकाबला नहीं करते हो? अरे डेमोक्रेसी इज अ बैटल ऑफ आइडियाज, यानी ख्यालात की जंग होती है। आपका अपना ख्याल, मेरा अपना ख्याल, फिर लोगों पे फैसला डालो। इन्होंने फैसला डाला है ईडी पे, सीबीआई पे, एनआईए पे। तो फैसला, या कोई ऐसी जुडिशरी जो गुजरात में हो, दूसरी जगह पे हो, उन पे फैसला डालते हैं। वो क्या फैसला देते हैं उसके बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है। सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी बहुत कुछ कह चुका है। इसलिए मेरी गुजारिश है, करप्शन है। अगर आप भ्रष्टाचार की बात करते हो
तो फिर जिनको आप भ्रष्टाचारी कहते हो उनको अपनी पार्टी में क्यों मिलाते हो? जम्मू के लोगों, आपके सामने मैं भी हूं, आपके सामने मुझे ये बताइए, जो इनके लोग हैं, जो 2015 से पहले मिनिस्टर नहीं थे, एमएलए नहीं थे, उनके पास उससे पहले क्या था, आज क्या है, बताइए। मैं तो, मेरा बाप होम मिनिस्टर रहा है, टूरिज्म मिनिस्टर रहा है, चीफ मिनिस्टर रहा, मैं भी चीफ मिनिस्टर रही। अगर मैं जम्मू में, क्या कश्मीर में अपना घर नहीं खरीद सकती तो इनके पास इतने बड़े बंगलोज कैसे आ गए? बीजेपी के पास हर डिस्ट्रिक्ट में करोड़ों रुपए का दफ्तर कहां से आ गया? कहां से आ गया? ये आपका पैसा है, ये भ्रष्टाचार का पैसा है, ये रफाइल का पैसा है, ये जो अमेरिका से ड्रोन खरीदने वाले हैं उसका पैसा है, ये आपके टैक्स का पैसा है, जो ये खर्च करते हैं एमएलए और एमपीज को खरीदने के लिए, सरकारें गिराने के लिए। आपको सोचना पड़ेगा। मैं कोई किसी बताती हूँ यहाँ पर, मैंने भी कहा कांग्रेस ने भी बड़ी गलतियां की होंगी, मगर उन्होंने मुल्क को संभाल के रखा, टूटने नहीं दिया। उन्होंने हमसाया मुल्क में गड़बड़ हुई उसको तोड़ा, पर अपने मुल्क को तोड़ने नहीं दिया। इसलिए अगर आज भी लोग ये नहीं समझेंगे तो खुदा ना खास्ता जो मणिपुर से लेके हरियाणा तक हुआ है, ये पूरे मुल्क के अंदर हो जाएगा और इसका शिकार सबसे पहले जम्मू हो जाएगा। क्योंकि इनके पास आपको देने के लिए स्मार्ट मीटर है, शराब की दुकानें हैं, बाहर के ठेकेदार जो आपका काम ठेकों पे लेते हैं, बेरोजगारी है, करप्शन है, महंगाई है। इसके अलावा इनके पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है। अब असली गोली क्या है? हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम। और बदकिस्मती से कुछ ऐसे यहाँ पर लोग हैं जो उसका प्रोपगेशन करते हैं। बाकी मैं जम्मू के लोगों को जानती हूँ। मैंने कहा मेरे वालिद ने यहाँ से इलेक्शन जीता, कैसे जीता अगर जम्मू के लोग कम्युनल होते? कश्मीर में हालात खराब हो गए तो जम्मू के लोगों ने न सिर्फ कश्मीरी पंडित बल्कि मुसलमानों को पनाह दी। मगर पता नहीं क्या हो जाता है, भाइयों बहनों, औरंगजेब हो, बाबर हो, समझ नहीं आता, ये मुझे समझ नहीं आता। और सबसे बड़ी बदकिस्मती जो है वो ये है कि हमारा मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया, अब तो यूट्यूब पे भी चले गए ये लोग। आपने देखा जब आप एडवर्टाइजमेंट देखता है इनका, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, मगर जब उनका मेंबर पार्लियामेंट हमारी बच्चियों का, पहलवान बच्चियों का, उनके साथ गलत करके सीना तान के चलता है, तब वो एडवर्टाइजमेंट याद नहीं आता। उसपे अरबों रुपए खर्च होता है, बाथरूम से लेके हवाई जहाज तक एडवर्टाइज है कि नहीं? बाथरूम में तो नहीं होनी चाहिए थी फोटो इनकी, वहां भी लगा के रखी, क्या करें, ये बड़ी मुसीबत है। मेरे कहने का मकसद है जो मीडिया है, जो वॉच डॉग होता है, जिसका काम होता है नजर रखना, अन्ना हजारिया कभी कामयाब नहीं होता अगर मीडिया उसका साथ नहीं देता। राहुल ने इतनी बड़ी यात्रा चलाई, मेन स्ट्रीम मीडिया कहीं नहीं था, आज भी मेन स्ट्रीम गायब। क्यों? क्योंकि जो बड़े बड़े उद्योगपति है, ये मीडिया सब उनका है, इनको तनख्वाह से काम, बेचारों को ये क्या करेंगे? इनको वहीं से डायरेक्शन मिलती है कि शाम को 9 बजे हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, इसके बगैर कुछ नहीं करना है। कुछ मुसलमान किराएदार रखे हैं इन्होंने, दाढ़ी वाले, और कुछ हिंदू लोग जो आपस में टीवी पे झगड़ा करवाते हैं। वो कोई मुसलमान मौलवी मुसलमान नहीं होता है, और वो कोई हिंदू मेरा हिंदू नहीं होता, जो वहां पर वो सिर्फ पैसा लेके टीवी पे बैठते हैं लड़ाने के लिए, लोगों के ऊपर जहर डालने के लिए। इसलिए मैं अपने वर्करों को, आपको मैं कहां से जबान लाऊं, मैं आपका शुक्रिया अदा करूं। इन मुश्किल हालात में, कश्मीर में तो सही, मगर जम्मू में भी आपने इनका नाक में दम करके रखा कि इनको आपको बंद करना पड़ा अंदर। डेमोक्रेटिक पार्टी मैडम महबूबा आगे चलो। अब मेरा ये है कि लोकल बॉडीज के इलेक्शन आने वाले हैं, पंचायत के इलेक्शन आने वाले हैं। आप जीतो या हारो, मगर मैं चाहती हूँ मेरा वर्कर मैदान में जाना चाहिए। जो भी जीत के आएगा वो पूरे अपने इलाके के काम कर सकता है। आपको पता है इस वक्त जो
میں بولنا نہیں چاہتی ہوں جو ان پدوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ کیسے لوگ ہیں, وہ کیا کرتے ہیں. تو اس لیے آپ کو میں اس لیے بھی مبارکباد دینا چاہتی ہوں کہ کشمیر میں تو ٹھیک ہے بند کر دیا, اور جموں میں بھی یہ ہمارے ساتھ فائٹر بن گئے ہیں, ان کو بھی بند کر دیا ہے. کیونکہ آپ کو سمجھنا چاہیے کسی اور پارٹی کو بند نہیں کیا. یہ پی ڈی پی سے گھبراتے کیوں ہیں؟ کیونکہ ہمارے کپڑوں پہ کوئی داغ نہیں ہے, ہمارے کپڑوں پہ کوئی داغ نہیں. ہمیں کس بہانے, میری ماں کو ای ڈی نے بلایا, میرے بھائی کو ای ڈی نے بلایا, مگر کیا کرتے جب کچھ تھا ہی نہیں. تو اس لیے میں